और वहीं इस हमले के बाद आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। बचपन से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है, उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो मानसिक दबाव उसको बिना किसी वजह अक्सर होता रहता था। 2-3 दिन 4 दिन तक वो उस प्रेशर में रहता था, देर तक सोता था, काफ़ी सोता था, सर में तकलीफ़ बताता था, कोई काम कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसके साथ जब उसको लगा कि कुछ पुलिस के लोग जो हैं, कोई 36 लाख का केस है, उसकी नोटिस लेके आ रहे हैं, केस भी बता नहीं रहे हैं। चलिए अब और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आपने मुर्तजा के पिता की बात सुन ली। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक का ये चौंकाने वाली, जनमानस को झकझोर देने वाली एक घटना है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या चीजें सामने आई हैं। अभी तक पिता का बयान भी हमने देखा और सुना, लेकिन जो जांच चल रही है और जो संयुक्त जांच चल रही है एटीएस और एसटीएफ की, वो कहां तक पहुंची है और उसको अब तक क्या कुछ चीजें हाथ लगी हैं? देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण 3 जगह के उसके कनेक्शन मिले हैं। एक तो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो कोयम्बटूर में वो आता जाता था, गुजरात के जामनगर में गया था वो, कई बार वहाँ लोगों से बात हुई और वहाँ के कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं, उनसे लगातार बात चल रही थी। इसके अलावा नेपाल के लुम्बिनी में जाने की उसकी पुष्टि हो गई है। एटीएस और एसटीएफ दोनों टीमें, दोनों के आला अधिकारी यानी एडीजी स्तर के अधिकारी गोरखपुर में मौजूद हैं, पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। गुजरात एटीएस से भी संपर्क किया गया है, महाराष्ट्र एटीएस से भी संपर्क किया गया है, कोयम्बटूर भी एक पुलिस की टीम भेजी गई है। लेकिन कोयम्बटूर जो टीम गई है उनका कहना है कि वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए वो आता जाता था। लेकिन सारी संभावनाओं को, आशंकाओं को एटीएस और एसटीएफ की टीमें खंगाल रही हैं। इस बीच उसको रिमांड पर कल रात में ही ले लिया गया था, यानी मुर्तजा को कोर्ट में पेश करने के बाद जो पुलिस की तरफ से अर्जी दी गई थी, चूंकि गोरखनाथ थाने में मुकदमा दर्ज है और सारी प्रक्रिया गोरखनाथ थाने के जो विवेचक हैं वही कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक अर्जी दी गई थी। उन्होंने कहा कि रिमांड ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आनी है, इसके पीछे क्या नेटवर्क है ये सामने आना है। नेपाल वो क्यों गया था, गुजरात में क्यों गया था, महाराष्ट्र में किस किस से मिला था, किससे कौन से कनेक्शन है उसके, और जो लैपटॉप में वीडियोस मिले हैं उसके, जो वीडियो वो देखता था ऑनलाइन, कई वीडियो जिहादी प्रवृत्ति के वीडियो थे, जो जिहादी मानसिकता वाले वीडियो हैं, उसमें जाकिर नाइक का नाम भी है। जिस तरह से वो अपने वीडियो से माइंड वॉश करते हैं उस तरह के वीडियो मिले हैं, तो उनको एक तरह से उसकी जांच की ज़रूरत है, उससे पूछताछ की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी, अगर इसमें ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे सुराग, बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे इससे जुड़े लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएं, छिप जाएं या गायब हो जाएं, नष्ट कर दिए जाएं सुराग। इसलिए ज़रूरी था और कल रात में ही उसको 8 बजे रिमांड पर ले लिया है एटीएस और एसटीएफ ने। दोनों अधिकारी जो एटीएस के और एसटीएफ के आला अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। एक साइकोलॉजिकल आदमी भी बुलाया गया था, साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया था, जो मानसिकता, इस तरह के लोगों की, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मानसिकता का अध्ययन करता है, उनके बारे में बताता है। तो जिस तरह से वो बता रहा है कि वो मरना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया गोरखधाम मंदिर में, उसको जीवन से एकदम विरक्ति हो गई थी और कई बार वो अपनी जान लेने के प्रयास कर चुका है। हमने कल उसके मुर्तजा के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में खुदकुशी नहीं करते हैं, इसलिए वो जान देना चाहता था, किसी तरह उसको कोई गोली मार दे। कई बार उसने कहा कि वो साइकिल से अपनी टक्कर मार देगा कार में और कुचल जाएगा, मर जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन वो सब बातें जो साइकोलॉजिस्ट कल आए थे उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है और मानसिक रूप से ठीक है। यानी इसके पीछे एक सोची समझी साजिश कोई ऐसी है जिसमें वो गुमराह करके, अपने आप को पागल साबित करके और अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित करके कानून से बचने की कोशिश करने की तैयारी थी। ये तय हो गया है और कल रात को ही बहुत लंबी पूछताछ हुई है, बहुत सारे विशेषज्ञ मौजूद रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भी कुछ विशेषज्ञ बुलाए थे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी उससे बात की, लेकिन उसको इस तरह की कोई समस्या नहीं मिली। अब पुलिस का और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि वो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करें कि कहां कहां, अगर गुजरात में हो गया, जामनगर में किससे मिला, कौन कौन लोग हैं, कितने बार गया, कितने दिन रहा, पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड उसका खंगाला जा रहा है। कोयम्बटूर से भी एक पुलिस की टीम गई है, महाराष्ट्र एटीएस से लगातार संपर्क में है और वहाँ आईआईटी से जहाँ पढ़ाई की थी, जिस हॉस्टल में वो रहता था वहाँ उसके लोगों से संपर्क किया जा रहा है। नेपाल भी भेजी गई है, हालांकि नेपाल चूंकि विदेशी रिश्ते हैं वहाँ पर, तो बिना किसी ऑफिशियल उसके नहीं जा सकते, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नेपाल एक
टीम भेजी गई है और वहाँ लगातार संपर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो गोपनीय तौर पर भेजी गई है और वहाँ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही कि लुम्बिनी में आखिर लुम्बिनी ऐसे कौन से लोग वहाँ उससे मिले, ऐसी कौन सी मुलाकात हुई जब बीते दिनों वो नेपाल गया था, तो वहाँ से आने के बाद ही उसने किस तरह से अटैक का प्लान बनाया, हमले का प्लान बनाया और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये पूरे जानकारी का खुलासा करने के लिए आज यहाँ पर रात भर एटीएस की टीम लगी रही है, एसटीएफ की टीम लगी रही है, सारे आला अधिकारी यहाँ लगे रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि खुद मौजूद हैं और ये रिमांड जो उसकी हुई है 7 दिन की, वो कल भी हो सकती थी, कल उसको यानी आज लाया जा सकता था सुबह, लेकिन अर्जेंसी देखिए, इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि उसको रात में ही जेल से लाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। यानी बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की संकेत दे रही हैं उसको, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे। और मुकदमे भी 2 इसमें हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देश और विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का संकेत दे रही हैं। क्या इससे पहले भी किसी क्रिमिनल एक्ट में वो या किसी आपराधिक गतिविधि में वो कहीं से किसी प्रकार से ज्यादा या थोड़े तौर पर इन्वॉल्व रहा है या उसके कोई सबूत मिले हैं पुलिस को अभी तक? बिल्कुल नहीं, कोई मुकदमा नहीं है उसके खिलाफ, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आतंकी संगठन होते हैं वो ऐसे ही लोगों को अपना एक हथियार बनाते हैं, ऐसा जरिया बनाते हैं, क्योंकि उनका माइंड वॉश होता है, उनको मानसिक रूप से एकदम ऐसा कर देते हैं, जिहादी प्रवृत्ति का बना देते हैं। ये आतंकी संगठनों की एक जो स्पेशल सेल है वो इस तरह के काम करती है। तो ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन हो, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो। यानी अगर मुर्तज़ा की बात करें तो IIT मुंबई से उसने केमिकल में इंजीनियरिंग की थी। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि वो टॉप लेवल का स्टूडेंट रहा होगा। और आतंकी संगठनों में हमने पहले भी देखा है, चाहे IS हो या फिर अलकायदा हो, ऐसे तमाम जो आतंकवादी बनते हैं, जो इस तरह के जिहादी बनते हैं, उनको माइंड वॉश किया जाता है। उसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। मुर्तज़ा भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा, यानी टॉप लेवल का स्टूडेंट था और पढ़ने लिखने में मास्टर था। उसका इंटेलिजेंस है वो शानदार था, इसीलिए शायद उसको माइंड वॉश करने के लिए और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका माइंड वॉश किया गया। और इस हमले के पीछे अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा आतंकी संगठन है या वाकई में ये आतंकी संगठन की हरकत है, लेकिन ये तय है, जैसी लोन वुल्फ की बात आई थी, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ संगठन ऐसी भी जो प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग अपने आप उन चीज़ों को इंटरनेट पर देखकर एक मानसिकता से प्रेरित होकर हमले की साजिश करें, हमले की तैयारी करें। उसके लिए कोई देखिए, अब तो 7 दिन का ये रिमांड है और 11 दिन की न्यायिक हिरासत है और इन तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संकेत मिले हैं उसके कनेक्शन को देखते हुए अब इस पर बारीकी से जांच होगी। थोड़ा इंतजार तो हम सबको करना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो आपने देखा विवेक